Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज। तो जो अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड स्पेशली अगर आप इंटरेस्टेड है इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी बिफोर ब्रिटिशर्स, प्री कॉलोनियल एरा में, आप देखेंगे ज्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में काम करते थे। हमारी जो इकोनॉमी थी इट वाज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रेरियन इकोनॉमी, कि ज्यादा जो जनसंख्या थी हमारे देश की वो कृषि से रिलेटेड ही काम करती थी। और आप देखेंगे ब्रिटिशर्स से पहले जो है स्मॉल विलेज कम्युनिटी में ये काम होता था, और लोग जो हैं खेती बाड़ी वो इसलिए करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए, अपने गुजारा चलाने के लिए वो ये चीज करते थे। और हमारी जो इकोनॉमी थी इट वाज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, मतलब एक गांव में सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और बाटर सिस्टम होता था। अगर करेंसी भी आ रही है तो भी उसकी हेल्प से, मतलब बेसिकली पूरा विलेज सेल्फ सफिशिएंट था, उनको कहीं और से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी। और जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, अगर हम उनकी बात करें तो वो लोग जो हैं, जो वो फसलें उगाते थे, तो उस फसल उगाने के पीछे मेन रीजन तो उनका सब्सिस्टेंस था। सब्सिस्टेंस था, मतलब अपने गुजारे के लिए, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो चीज़ करते थे। और इसके अलावा जो है वो आर्टिसंस के साथ उसको बार्टर करके, ठीक है, एक्सचेंज करके, ठीक है, सो वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया करते थे। सो बेसिकली जो भी प्रोडक्शन होता था वो किस लिए होता था? फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब अपने घर घर गृहस्थ के जीवन में जो भी जितना इस्तेमाल होने वाली चीज है बस उतना ही वो ग्रो करते थे। मतलब उनका पर्पस ये नहीं था दैट दे वांट टू सेल आउट, मतलब वो बाहर बेचने के लिए, मार्केट में के लिए वो प्रोडक्शन नहीं करते थे, अपने गुजारे के लिए प्रोडक्शन करते थे। और उस समय पे अगर हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखें तो वो भी प्रिमिटिव था, ठीक है, कोई इतना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। और जो फार्मर्स अगर एक्स्ट्रा ग्रो भी करते थे तो वो अपने जो उनकी उपज है उसको संभाल के रखते थे कि जब बुरा समय आएगा तो बुरे समय के लिए वो इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसी वजह से आप देखोगे ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो समहाउ लिमिटेड, मतलब कोई लोग थे जिनके पास प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया तो वो मार्केट में जाके सेल आउट कर देते थे। पर एज सच कोई सिस्टम नहीं था कि जहां पे आप देखेंगे पीपल वर ग्रोइंग क्रॉप्स इन ऑर्डर टू सेल इन द मार्केट। तो ऐसा कमर्शियलाइजेशन आपको एज सच एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स से पहले देखने को नहीं मिलता है। बट आप जब ब्रिटिशर्स आते हैं, जब उनका आप पीरियड देखते हैं तो वहां पे आप देखोगे उनका मेन फोकस क्या था। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी कि जहां पे आप अगर एग्रेरियन पॉलिसी से रिलेटेड बात करें, सो इट वाज वन ऑफ सप्रेशन एक्सप्लॉइटेशन। तो बेसिकली उन्होंने किसानों का शोषण ही किया है, और अपने बेनिफिट के लिए वो क्रॉप्स को, मतलब ब्रिटिशर्स से जो है अपने बेनिफिट के लिए किसानों से जो है टैक्स, क्योंकि उनको कलेक्ट करना होता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। तो इसी वजह से मेन फोकस यही था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान से रेवेन्यू वो निकाल सके। क्योंकि वो जो पैसा है फिर उनको आगे भेजना है, कंपनी को भेजना है, एंड फिर आपको पता है फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम था। तो इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। जो भी चेंजेस या जो भी इंट्रोडक्शन उन्होंने करी है, जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की है इस फील्ड में, वो बस उसमें उनका मेन मोटिव था अपना प्रॉफिट। सो इसी वजह से आप देखोगे उन्होंने एग्रेरियन पॉलिसी के अंडर सप्रेस और एक्सप्लॉइट किया है फार्मर्स को। और उन्होंने कोशिश यही की कि ऐसी चीजें ही ग्रो की जाए जिससे कि ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ठीक है, उससे प्रॉफिट ज्यादा आए। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू एंड टेनोरियल सिस्टम। सो ब्रिटिश रूल से पहले आप देखेंगे जो
assessment and collection of the revenue was done by the local officers, जिनको हम जमींदार कहते हैं। कि ब्रिटिशर्स से पहले कि जमींदार जो थे उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो जो है लैंड रेवेन्यू असेस करेंगे कि किसने कितना रेवेन्यू देना है, और उसको कलेक्शन भी वही करते थे। और अपना उसमें से जो भी फिर अमाउंट आता था उसमें से वो, अगर आप देखेंगे तो 1/10 मतलब एक पोर्शन जो ज़मींदार है वो अपने पास रख लेते थे, और बाकी का जो पोर्शन है वो जो है जो गवर्नमेंट है उस समय पे या जो भी रूलर है, एम्पायर है, उनको जो है वो जाके वो सबमिट करवा देते, गवर्नमेंट ट्रेजरी में उसको डिपॉज़िट करवा दिया जाता था। और उनका, अब देखो, ज़मींदार का काम असेसमेंट तो था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी था, इसके अलावा उनका काम ये भी था कि अपने एरिया के अंदर पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। तो वो पूरा जो एरिया था वो उनके हाथ में था, उनके कंट्रोल में था, जिसमें वो पीस एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो जमींदार जो है, जमींदारी जो सिस्टम है वो इट बिकेम हेरिडिटरी, मतलब फैमिली में ही आगे जो उनकी पीढ़ियां हैं वो अगला जमींदार बनेगा। और इसके साथ साथ जो पेजेंट्स थे, दे हेल्ड प्रोप्राइटरी राइट्स ऑन द लैंड्स दे कल्टीवेटेड, मतलब जिस जमीन पे वो खेती करते थे उसका उनके पास राइट होता था, वो उनकी प्रॉपर्टी थी, ओनरशिप थी, ठीक है। बट आप देखोगे अब जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ये सिस्टम धीरे धीरे किस तरीके से चेंज हो जाता है। सो ये तो था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अब जब हम ब्रिटिशर्स की बात करें, सो एग्रीकल्चरल टैक्सेशन वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमा रहे थे? वो कमा रहे थे जो एग्रीकल्चर के थ्रू लैंड रेवेन्यू आता है, उससे उनका सबसे ज्यादा पैसा आता था। तो इसी वजह से उनका फोकस यही था कि कितना ज्यादा जो है लैंड रेवेन्यू उसको वो बना सके, कितना मैक्सिमाइज कर सके लैंड रेवेन्यू, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। और यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी मोटिव था कि कितना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सके। और जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जब डिक्लाइन कर जाता है और पूरी की पूरी जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने फिर कुछ चेंजेस वो लेकर आते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब वो एक जैसा सिस्टम पूरे इंडिया में नहीं इंट्रोड्यूस करते, उसकी बजाय वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट या अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखेंगे कहीं पे तो वो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ एरियाज में वो महलवारी सेटलमेंट यूज कर रहे हैं, और कहीं पे रयतवारी सिस्टम। तो इस तरीके से आपको अलग अलग एरिया में डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे। सो जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये सारे सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशियल रेवेन्यू सेटलमेंट बाय ब्रिटिश। शुरुआती दौर में उन्होंने क्या किया, और बाद में तो हम इसको परमानेंट को सेपरेटली करेंगे, महलवारी एंड रयतवारी सेटलमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। सो जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी 16 अगस्त 1765 में, तो ब्रिटिशर्स को मिल जाती है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद होता है, और उसके बाद जो है दे और अब जो है वो यहाँ पे एनुअल सेटलमेंट करते हैं लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, एंड दे ही वाज मेड नो चेंज इन द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो पहले से सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम ये कंटिन्यू करते हैं, और इसमें एज सच कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और जो कंपनी है वो डायरेक्टली कलेक्ट कलेक्ट करती थी रेवेन्यू। उन्होंने डेप्यूटी सूबेदार नॉमिनेट किया था, और उसके थ्रू जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन करती थी। बट जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, तो ये सिस्टम तो खैर रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे था, बट जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो जो कंपनी है वो कंसोलिडेट करती है its hold on the agrarian sphere by removing deputies and organizing the direct collection of revenue through their own agents। देखिए पहले डेप्यूटी सूबेदार होता था जो कि उनके बिहाफ में कलेक्शन करता था, अब वो क्या करते हैं, ये जितने भी डेप्यूटीज हैं इनको हटा देती है, और उसकी जगह वो अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एजेंट्स को अपॉइंट करती है जो उनके बिहाफ में कलेक्शन करेंगे रेवेन्यू का। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो लैंड है उसको ऑक्शन पे रखते हैं, तो जिसकी भी हाईएस्ट बिड आएगी उसको वो लैंड जो है दे दिया जाएगा, और जो भी जमींदार हाईएस्ट बिड रखेगा उसको वो लैंड रेवेन्यू जो है दे दिया जाएगा, और इसका भी टाइम पीरियड डिसाइड होता था।
तो पहले तो ऑक्शन होगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको मिलेगा, उसके बाद उसको भी वो एक कुछ टाइम पीरियड के लिए वो दिया जाएगा। 1772 में हम देखेंगे ये जो सेटलमेंट थी इट वाज मेड फॉर 5 इयर्स, ठीक है? शुरुआत में मतलब 5 साल के लिए उसको ठेके पे दे दी एक तरीके से ज़मीन, ठीक है? उसके बाद ये देखा गया कि ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं होता है 5 साल का, तो आप देखेंगे 1777 में इसको एनुअल कर दिया गया, मतलब हर सालाना, एवरी ईयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता रहता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पुरानी ज़मींदारी फैमिलीज़ थी उनको हेरिडिटरी राइट्स था पहले, तो क्योंकि हेरिडिटरी राइट था, तो वो बहुत अच्छे से काम करती थी, पूरे गाँव को वो सँभालती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। तो अब उसकी वजह से अब वो कहीं न कहीं वो सिस्टम में चेंज आ गया, क्योंकि आप देखेंगे क कॉन्ट्रैक्ट बदल रहा है, ठीक है? एनुअली बदल रहा है या 5 इयर्स बाद बदल रहा है, तो अब ज़मींदार के पास एज़ सच वो राइट नहीं रहा कि जो हाईएस्ट बिडर है उसको मिलेगा, तो वो हेरिडिटरी राइट अब उनसे छीन लिया जाता है। और इसकी वजह से काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है ज़मींदार और गवर्नमेंट के बीच में और कल्टीवेटर के बीच में। और ये जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फैक्टरी प्रूव होता है, क्योंकि आप देखेंगे इस सिस्टम की वजह से बहुत सारी आप देखेंगे अब्यूज़ेज़, इल्स, बुरी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि जो ज़मींदार थे, क्योंकि उनको पता है अब उनका हेरिडिटरी राइट तो रहा नहीं, तो जिसकी वजह से क्या है, उन्होंने लैंड्स पे कोई काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लैंड्स बिकम अनप्रोडक्टिव, ठीक है? उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इरिगेशन पे, बाकी चीज़ों पे, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े। तो एक ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो है द कल्टीवेटर सिंकिंग इनटू पॉवर्टी। अब क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है? और प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से जो किसान है वो और गरीब होता जा रहा है। और जो कंपनी है उसको भी रेवेन्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन एक पूरा सिस्टम उन्होंने बना दिया, एक एज ओल्ड जो सिस्टम चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वो कनेक्शन था वो भी ब्रेक हो गया। तो अगर ज़मींदार अच्छे से काम करता, किसान भी खुश होता, प्रोडक्शन अच्छा होता, तो उनको भी रेवेन्यू ज़्यादा आता, पर वो चीज़ नहीं होती है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आप देखेंगे मनी लेंडर की क्लास काफ़ी फ्लरिश होती है। अब मनी लेंडर कौन था? मनी लेंडर वो है जो लोन देता है। अब ये किसान क्या करते थे, अब इनको रेवेन्यू पे करना है, इनको पता है अगर ये रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, तो इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली जाएँगी। तो अब किसान जाता था मनी लेंडर के पास और फिर मनी लेंडर के ट्रैप में वो फँस जाता था। अब ये किसान जो है वो पढ़ा-लिखा भी नहीं था, तो मनी लेंडर उस पे कई बार तो वो 100% इंटरेस्ट भी लगा देता था पैसे के ऊपर, तो जिसकी वजह से वो सारा टाइम जो है पैसा मतलब उसके लोन ही चुकाता रहता था और एक जब वो बिल्कुल चुका नहीं पा रहा है, तो फिर उसकी जो ज़मीन है, वो मनी लेंडर हड़प लेता था, ठीक है? बिकॉज़ ही वाज़ नॉट एबल टू पे द लोन जो भी उसने लिया है और इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाया, तो सारी की सारी ज़मीन जो है मनी लेंडर के पास चली गई। तो ये जो पुराना पूरा एक एज ओल्ड सिस्टम चल रहा था, वो कहीं न कहीं आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने ब्रेक कर दिया, बिल्कुल नया सिस्टम लेकर आए और उसमें उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो पेज़ेंट है वो खुश रहे या ज़मींदार, मतलब ये जो भी लिंक्स हैं, वो सारे अच्छे से फंक्शन करें जिससे कि एक्चुअल में अच्छी प्रोडक्शन हो। बट रादर दे फोकस्ड ऑन देयर ओन प्रॉफिट। ब्रिटिशर्स का काम था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, बाकी चीजें कैसी हो रही है, किसान खुश है या नहीं, जमींदार खुश है या नहीं, उनको इसकी बिल्कुल नहीं पड़ी थी। उनका बस यही फोकस था कि उनको कितना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उनको ज्यादा देना भी ना पड़े, मतलब अपना इनपुट भी ना दे, कोई काम भी ना करना पड़े और उसके बदले में उनको प्रॉफिट ज़्यादा आए। सो दैट वाज़ देयर मेन फोकस और इसी वजह से आप देखेंगे अभी हम आगे और इस टॉपिक को और इलैबोरेट तरीके से पढ़ते जाएँगे, तो आपको ये समझ में आएगा ये जितनी भी पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट करी, जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है कि जो किसान है गरीब से गरीब होता जाता है, फेमिन्स आते हैं, हंगर बढ़ जाता है और अल्टीमेटली इंडिया was suffering because of this agrarian policy of the British। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये तो इंट्रोडक्शन था, अभी हम डिटेल में थोड़ा सा और इस पे जाएंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो डू नॉट फॉरगेट टू subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.